रमन हमारे साथ में है आज, जो एक फेमस एंकर और एक आर्टिस्ट है। आज हम इनसे पूछेंगे इनकी जीवनी के बारे में, इनके जिंदगी जीने का मकसद, तरीका और इनके एम्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू एंटायर टीम जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया एंड इट्स ट्रूली अमेजिंग दैट आप लोगों ने आई एम ट्रेंडिंग वन लाइक जस्ट आई एम ब्लेस्ड वन क्योंकि लोगों को काम पसंद आ रहा है एंड या दैट्स इट और आगे काम करते रहेंगे और आप लोग को ऐसे एंटरटेन करते रहेंगे। अमन जी, एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में आप जो काम कर रहे हैं बहुत कम लोग करते हैं और लोगों की रुचि या फिर लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। यंग जनरेशन आज की डेट में बहुत ज्यादा मॉडर्न हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट कुछ ऐसे एरियाज छूट रहे हैं जो कॉमन एक हर इंसान कर सकता है या चाहता है पर भी कर नहीं पाता। इसका कारण क्या है? येस यू आर राइट। अगर मैं मेल एंकर्स की बात करूँ या मेल एंटरटेनर की बात करूँ तो हमारे छत्तीसगढ़ में उनकी संख्या कम है डेफिनेटली। कुछ तो मुझे ऐसा लगता है सर कि इवेंट इंडस्ट्री को, आर्टिस्टिक फील्ड को लोग लोग उतना अप्रिशिएट नहीं करते थे पहले, जिसकी वजह से जो है घरों से कोई ये नहीं बोलता था कि मेरा बेटा आर्टिस्ट बनेगा। सबको लगता था कि कोई डॉक्टर बनेगा, पुलिस बनेगा, पायलट बनेगा। लाइक देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं। बट एक आर्टिस्ट की जो लाइफ है, आर्टिस्टिक एक फील्ड है, वो भी अपने आप में ऐसी फील्ड है कि ये एक ब्लेसिंग है। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ तो आप लाख कोशिश कर लें, अगर आपको बनना है, अगर आपको कुछ करना है, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत के बाद भी आपको अचीव नहीं कर पाते। तो ये ब्लेसिंग्स को मुझे लगता है हमेशा ना एज अ ब्लेसिंग लेकर के इस पे काम करना चाहिए। अगर अगर आपकी आवाज अच्छी है, आप सिंगिंग कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई। अगर आपको लगता है कि आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, आपका मैनेजमेंट कमांड अच्छा है, तो आप इवेंट मैनेजर बन सकते हो। बहुत सारी ऐसे आर्टिस्टिक चीजें हैं जहां पर लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने आप को एक मौका देना चाहिए। और मोर ओवर पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए कि बच्चों को इस फील्ड में भी उनके उनके जॉनर की चीजें हैं, अगर उनके पैशन की चीज है तो उनको उनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा अमन जी, एक बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ की है? सर मैं खरसिया से ही हूँ और लाइक जैसे सारे स्टार की एक स्टोरी होती है, मिडिल क्लास फैमिली से जन्म लेकर के और धीरे 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 बढ़ता है। तो मेरी जर्नी भी कुछ वैसी ही है और मिडिल क्लास से भी मैं बोलूँगा कि आई वाज़ लाइक बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बैकग्राउंड से मैं बिलॉन्ग करता था एंड धीरे धीरे जो है हमारी फैमिली ने सबने मेहनत करते करते आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? जी, मैं खरसिया से ही हूँ। खरसिया इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन और प्यारा-सा गाँव है, जहाँ पे धर्म, कला एवं संस्कृति की नगरी कहते हैं एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं खरसिया से हूँ। वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर है और वही नेचर जो है मेरे अंदर भी है। जैसे हर किसी की स्टोरी होती है, वैसे ही मेरी भी है। कंसिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे मार्केट पे, जहाँ पे मेरे डैडी की पान मसाला की शॉप है और धीरे-धीरे उन्होंने चीज़ों को बढ़ाया व्हिच इज़ नाइस और की मेहनत और उनका जो लगन है काम को देख कर के, वही शायद मेरे अंदर भी है। इसी तरह मैं भी आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करता हूँ। अमन जी, ये बताइए आपको ये फील्ड में आने का इंटरेस्ट कैसे आया और शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? वैसे अगर देखोगे तो बोलते हैं किसी भी पेड़ पे जो फल लगता है उसकी बीज से ही वो पता चल जाता है कि कौन-सा वो फल लगने वाला है। सो समहाउ बचपन में स्कूल से ही मुझे असेंबलीज़ में आगे खड़े किया जाता था प्रेयर कराने के लिए। पीटी होती थी हमारे स्कूल में, फिज़िकल ट्रेनिंग, वहाँ पे मैं एज़ अ मेंटर रहता था और हाँ, माइक और एंकरिंग का काम मैंने डेफ़िनेटली नहीं किया था कभी भी, डांस बहुत करता था। तो एक दीपमाला रॉथ मेरी मैम है जिनको मैं हमेशा गुरु मानता हूँ, तो उनके थ्रू जो है मैं इस लाइन पे आया हूँ। मैं उनके साथ एज़ अ असिस्टेंट कोरियोग्राफर था और फिर धीरे से मैंने कोरियोग्राफी चालू करी और धीरे-धीरे ऐसा मौका आया, एक अपॉर्च्युनिटी आई जहाँ पर एक एंकर आने वाली थी, वो नहीं आई। तो वहाँ फिर मैंने मैम से बात किया तो शी सेड कि अच्छा मौका है अमन, जस्ट ग्रैब इट और आपको करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी और वो मैंने पहली बार वो स्क्रिप्ट देखकर, पढ़कर वो एंकरिंग किया। फिर धीरे-धीरे मुझे लगा कि हाँ, स्टेज मेरे लिए बना है, ये लाइट्स, ये कैमरा, ये ऑडियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। तो मैंने कोरियोग्राफी के साथ-साथ एंकरिंग को एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री देने लगा। फिर धीरे-धीरे लोगों को एंकरिंग काफ़ी पसंद आने लगी। सो ऐसे जो है जर्नी स्टार्ट हो गई एंड आई डोंट नो कब तक चलती रहेगी। अमन जी, ये बताइए कि कोरियोग्राफी आपका एक शौक है, एक पार्ट है। आपने कभी सोचा नहीं कि इस फील्ड में भी आगे जाया जाए? डेफ़िनेटली मैंने 3 साल कोरियोग्राफ़ी की है और जब मैं वो करता था तभी भी मैं अपने एरिया का, हमारे टाउन का या मेरे रीजन का सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर रहा था। तो और हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ-साथ आपको अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। कोरियोग्राफर को उतना वैल्यू और उतना एप्रिशिएशन नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने वो चीज़ें फेस की हुई है। लोग डांस सिखाने वाला बोलते हैं, लाइक इट साउंड्स वेरी चीप, वेरी रूड, बट ठीक है वो उनका काम है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस चीज़ से कभी दिक्कत नहीं रही, बट
ये था कि अगर कोई अदर क्वालिटी अगर मेरे अंदर आ रही है या मैं सीख रहा हूँ, तो मैं हमेशा उसको ना चांस देना चाहता हूँ। तो मैंने एंकरिंग को भी ऐसे ही चांस दिया और लक बाय चांस वो काम भी कर गया, जिसमें मैंने काफ़ी मेहनत करी। आई वाज़ यूज्ड टू 90 केजी, 90 केजी से मैं 72 केजी तक आया था, जस्ट बिकॉज़ कि मुझे फिट रहना है, फाइन रहना है। एक छोटा-सा इंसिडेंट था, जब मैं इनिशियल डेज़ पे मैं एंकरिंग कर रहा था, तब मैं 90 केजी का था और मैं मेरे फ्रेंड के कपड़े माँग कर लेकर गया था पहनने के लिए एंड मेरे जूते भी फटे हुए थे। व्हेन आई वाज़ होस्टिंग, तो सामने एक गर्ल्स बॉयज़ का ग्रुप बैठा था और वो लोग काफ़ी देर से बुली कर रहे थे मुझे और काफ़ी हँस रहे थे और बहुत ज़्यादा वो मज़ाक उड़ा रहे थे चीज़ों को लेकर। मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं थी, अभी भी नहीं है, बट मैं हिंदी मीडियम बेस्ड आउट हूँ, तो बहुत ज़्यादा उतनी एजुकेशन को लेकर के हमको कभी वो मिला नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने उस दिन सुना, और तो मैंने मेरी मैम को फ़ोन किया एंड आई वाज़ लिटरली क्राइंग कि मैम मुझे नहीं करनी है एंकरिंग, ये मेरे लिए नहीं बना है, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री और ग्लैमर, ये सारी चीज़ें ना एक इसके लिए एक पर्सनैलिटी चाहिए जो मेरे में है नहीं और मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैम ने मुझे बहुत प्यारी बात बोली कि उन्होंने बोली कि यू आर फैट। मैं बोला येस मैम, आई एम 90 केजी। तुम्हारे जूते फटे हुए थे? मैंने बोला येस मैम, फटे हुए थे। कपड़े बहुत ज़्यादा फिट थे तुम्हारे? मैं बोला हाँ। पुराने थे थोड़े? मैं बोला येस। तो बोली देखो उन्होंने गलत क्या बोला, वो उन्होंने सिर्फ तुमको रूबरू कराया चीज़ों से। नाउ यू नीड टू वर्क ऑन दैट, आपको इस पे काम करना है। तो बस उस इंस्पिरेशन को मैं आगे लेकर गया कि मुझे एक्चुअली में इस चीज़ पे काम, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आज के इस परिवेश में आपकी एक बात से याद आया मेरे को, लोग हार को या फिर बुली को बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं राइट, और उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं बच्चों के। करेक्ट। फॉर एग्जांपल बच्चा आज 10th का एग्जाम दिया है या 8th का एग्जाम दिया है, उन लोग नेगेटिव चीजों को गलत एंगल में ले, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? छोटा मुँह बड़ी बात, बट मैं सच बताऊँ तो फेलियर से ही इंसान सीखता है और जब तक आप फेल नहीं होंगे ना, आपको जीत का मज़ा नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्ट में अगर कोरियोग्राफी स्टार्ट किया तो मुझे फेलियर्स नहीं मिले। लोग बुकिंग करके कैंसल कर देते थे लास्ट डेट पे। एंकरिंग के टाइम पे भी मैंने काफ़ी चीज़ें फेस करी। मैनेजर्स के पास जाता था काम के लिए, तब उनको लगता था कि नहीं मुझे मतलब जाओ पहले और सीख कर आओ या काम कर आओ। तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसे फेलियर्स मैंने भी फेस किया है और हाँ, ये है कि कभी भी उन चीज़ों को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये सीखा है। जब आप अगर उसको नेगेटिव लोगे ना, तो आप खुद भी एक नेगेटिव इंसान बन जाओगे और उस पे आप काम नहीं करोगे। और जब आप उसको पॉजिटिव तरीके से लोगे ना, तो डेफिनेटली आप उस पे करेक्शंस देखोगे कि आपको कहाँ करेक्ट करना है। एंड जब आपका माइंडसेट चीज़ों को छोड़ना नेगेटिव अगर अगर नहीं है, तो और आप जब सोच रहे हैं कि आपको कोई चीज़ें चाहनी है, एक्चुअल में आपको वो चीज़ें चाहिए, तो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, आपको करेक्शंस करने पड़ेंगे। एंड जब आप इस तरीके से सोचेंगे ना कि हाँ, ये कमियाँ हैं, मुझे इस पे काम करना है, तो डेफिनेटली यू विल अचीव। ओके, अमन जी, ये कितने साल का सफर है ये आपका? कौन सो सी ईयर में आपने शुरू किया मुझे था? ऐसा लगता है ऑलमोस्ट 12 इयर्स हो गए हैं मुझे करते-करते, और 12 इयर्स में मैंने पार्टली ऐसे चीज़ों को बदलते-बदलते अपग्रेड करते-करते कोरियोग्राफर से एंड आई यूज्ड टू अ फोटोग्राफर टू, मैं बेबी शूट्स और ये करवाता था। तो वो फिर उसके बाद एंकरिंग से इवेंट मैनेजर से अगेन एंकर, एंकर से बैंड मेंबर, अतरंगी बैंड जो मेरा अभी काफ़ी ट्रेंड पे है। एंड लाइक उसके बाद फिर बारात ऑन व्हील्स अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे है, जिसकी वजह से जो मेरे वीडियोज़ भी वायरल हुए थे बारात ऑन व्हील्स के। तो ये सारी चीज़ें टाइम के हिसाब से, लोगों के डिमांड के हिसाब से मैंने अपने आप को अपग्रेड करता रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में चलने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑलमोस्ट 12 साल की जर्नी है। ओके, अमन जी, 12 साल पहले आपने जब ये काम शुरू किया था, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आए, लोग हर किसी एंगल से, हर एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं, एक जी। 12 साल पहले की बात करें और 12 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? वैसे मैं सच बताऊँ तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं अभी भी अपने पापा-मम्मी से डाँट खाता हूँ। अभी भी मुझे आलू की सब्ज़ी और दाल-चावल पसंद है। तो मैं वैसे तो मैं कुछ भी नहीं बदला है। बदला है तो सिर्फ़ मेरा सोचने का नज़रिया, लोगों को देखने से, मिलने से, किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए। ये बताइए, इन 12 साल की जर्नी में आप अपने आप को आज कहाँ पा रहे हैं? 12 साल पहले से जो अमन था और 12 साल बाद का जो अमन है, उसको अपने आप को कहाँ पा रहे हैं आप? सच बताऊँ तो मैं अभी भी यही हूँ और आगे भी यहीं रहूँगा। सिर्फ़ अगर बदलाव है तो मेरी सोच में, मेरा देखने के नज़रिए में, और जैसे-जैसे मेरे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड होते गई है, उनको मैं बहुत सलीके से, बहुत प्यार से सँभालता जा रहा हूँ। तो एज़ सच मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं करूँगा। अगर विज़ुअलाइज़ चीज़ों पे बात करें, तो कुछ रिस्पेक्टफुल चीज़ें थी, जो पहले नहीं होती थी, वो अब मिलने लगा है। लोगों का प्यार एज़ यूजुअल मिलता था। हाँ, नेगेटिव कमेंट से मैं ऊपर आ चुका हूँ, लोगों के बुली करने से मैं ऊपर आ चुका हूँ, लोगों के ताने मारने से मैं ऊपर आ चुका हूँ, लोगों के परेशान करने से मैं ऊपर आ चुका हूँ। एक तरीके से अगर मैं देखूँ, मेरी वर्क लाइफ जर्नी जो रही है, वो कहीं न कहीं
मेंटल स्ट्रेंथ भी रही है और आगे मैं काम से ज़्यादा जो है मेरा माइंडसेट जो जिस तरीके से चेंज हुआ है, मैं वो ज़्यादा सामने रखना चाहता हूँ कि मैं उस तरीके से प्रोग्रेस किया हूँ। ये सपने क्या है? क्योंकि आपने भी बहुत सपने देखे होंगे और आज भी आप सपने देखते होंगे, तो आपके विचार से सपने क्या है? आई थिंक सपने वो नहीं जो रातों की नींद में देखी जाए, सपने वो हैं जो नींदें उड़ा दे और ये जो लाइन है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था और ये मैंने कहीं तो सुना था, तब से ये मुझे काफ़ी हिट किया था कि खुली आँखों से सपने देखो, तो आप सपना देखने का मज़ा अलग है। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन है? फॉर नाउ अगर मैं बात करूँ वैसे टाइम टू टाइम जो है इंस्पिरेशन चेंज होता है और अभी मेरे लिए मेरी वाइफ है जो मेरे लिए इंस्पिरेशन है क्योंकि जिस तरीके से वो मैनेज करती हैं घर को, शी हैज़ अ केक बेकरी जो है मैंने उसके लिए कैफ़े खुलवाया है, वो मैनेज करती हैं, मुझे मैनेज करती है, एक हमारी बेबी है बहुत प्यारी-सी, उसे मैनेज करती है। अलोंग विद दिस हमारी ट्रैवलिंग, हमारा घूमना, हर चीज़ जो है मेरे कपड़े मैं कौन से इवेंट में क्या पहनूँगा मेरे कौन से प्रोडक्ट खत्म हो गए हैं, उसको कौन-सी चीज़ों को लाना है, एवरीथिंग शी मैनेज। तो मेरे लिए वो सच में एक इंस्पिरेशन है। मुझे ऐसा लगता है लोगों को लगता है कि मैं कम नींदें लेता हूँ और कम सोता हूँ, ज़्यादा काम करता हूँ, फिर ट्रैवल करता हूँ, फिर काम करता हूँ। बट अगर मैं सच बताऊँ तो मैं मेरी वाइफ़ से इंस्पायर होता हूँ। वो कम सोती है, बेबी को भी सँभालती है, केक का भी काम करती है, कैफ़े भी सँभालती है, ऊपर से मुझे सँभालती है, सारी चीज़ मैनेज करती है। तो मैं उसको देख कर के ये सोचता हूँ कि जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और हम ऐसे ही एक-दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़े। तो फॉर नाउ मेरे लिए मेरी वाइफ़ इंस्पिरेशन है अभी। अमन जी, आज के जनरेशन जो यंग जनरेशन है, टीन जी। से बोले या टीन से पहले बोलिए, बहुत सारे गलत कामों में फँस रही है, लाइक ड्रग्स, शराब, सिगरेट। आपको क्या लगता है कि ये कहाँ जा रहा है हमारा ये जनरेशन? टू बी ऑनेस्ट 2 तरीके के लोग हैं हमारी जनरेशन में, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ येस ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, कुछ ओकेजनली भी करते हैं। ये इट्स ऑल डिपेंड्स उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। अगर अपब्रिंगिंग फिर भी अच्छी हो गई है, उनका संगत कैसा है? संगत भी मान लो अच्छा है, तो ट्रेंड के हिसाब से पे फ्लो पे जाना इज़ नॉट राइट। अगर आपका सर्कल ऐसा है, तो सबसे पहले तो आपको वो सर्कल छोड़ देना चाहिए, अगर आपको लगता है वो चीज़ें गलत है। तो कहीं न कहीं ये क्योंकि देखो पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा सिगरेट पिए, स्मोक करे या ड्रग्स लाइन पे कभी भी जाए। तो हम कभी भी अपब्रिंगिंग पे बहुत ज़्यादा उसको बोला नहीं जा सकता। बट हाँ, उनको उतना स्ट्रॉन्ग किया जाए मेंटली कि कितना भी कैसा भी ऑरा उनके सामने आए नेगेटिव चीज़ों का, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आज हम भी इतने इवेंट्स करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, कॉकटेल पार्टीज़ तक हम होस्ट करते हैं। तो सबको जो है ना अपना ना दायरा सेट करके रखना चाहिए। वो कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक आध बार कभी ऐसा हो जाए कि आपने चीज़ों को क्रॉस कर दिया या कुछ इंसिडेंस ऐसा हो गया, तो उससे आप सीखें, ना कि उसको अपनी लत बना लें। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। यंग जनरेशन को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? ये से नो टू ड्रग्स, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सब वेल एजुकेटेड हैं आज की डेट में, सब समझ रहे हैं अच्छा-बुरा क्या है और डेफ़िनिटली ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि कहीं न कहीं इससे हमारी मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उससे और अगर आपका मेंटल हेल्थ जो है सही नहीं है, तो कहीं न कहीं आप फ़ोकस्ड नहीं हैं और फ़ोकस्ड नहीं है तो आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं और अगर आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ़। तो कहीं न कहीं शुरुआत वहीं से होती है, आपको नो बोलना आना चाहिए। ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। हर बच्चा या हर इंसान नशा खुद से आके नहीं करता है। उसको कोई न कोई उसको ऑफ़र देता है या पहली बार जो भी हो, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? येस ये चीज़ आप बहुत सही बोल रहे हैं और अभी काफ़ी छोटी-छोटी एज में लोग जो हैं, ये सब चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नो बोलना आना चाहिए व्हेन समवन ऑफर्ड यू अगर आपको पहले ही दिन या पहले ही बार किसी ने ऑफर किया है कि भाई सिगरेट ट्राई कर ले या ड्रिंक ट्राई कर ले, अगर इट्स योर फर्स्ट टाइम, तो अगर आप पहले ही बार नो बोलना सीख गए, तो आप कभी भी वो चीज़ों पे नहीं जाएँगे। तो नो बोलना आना चाहिए, बिग नो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आपको ऑफर कर रहा हो, कुछ भी हो, आपको पता है ये चीज़ें गलत है, तो नो बोलने में दिक्कत क्या है? और यहाँ लोगों को यही समझ में नहीं आता, दोस्ती की वजह से, रिलेशंस की वजह से आप गलत चीज़ों को क्यों अप्रिशिएट कर रहे हो? आपको सीधा नो बोलना चाहिए। देखो, स्टार्टिंग में चीज़ें बुरी लगेंगी और पर लॉन्ग टर्म के लिए ना ये चीज़ें बहुत सही है। एक मेरी गुरु ने बात बताई थी कि हमेशा डिसीज़न वो लो जो लॉन्ग टर्म अच्छा हो। शॉर्ट टर्म टेम्परेरी खुशी के लिए अगर आपको कोई चीज़ें मिल रही है ना, तो वो डिसीज़न आपके लिए गलत है। तो कभी भी अगर आप डिसीज़न लेने में घबराते हो,
तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसका लॉन्ग टर्म प्रोसेस क्या है। आपको लंबे समय के लिए इसका कितना फ़ायदा मिलेगा। शॉर्ट टाइम के लिए तो मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो आपके लिए खराब है और शॉर्ट टाइम के लिए अच्छा है, तो वो डिसीज़न आपके लिए सही नहीं है। तो आपको नो बोलना आना चाहिए। बीइंग यूथ आइकॉन ऑफ छत्तीसगढ़, मिस्टर अमन आप एक बात बताइए, डिप्रेशन आज एक बहुत कॉमन वर्ड हो चुका लोगों के बीच राइट। में। छोटी-छोटी बात पे डिप्रेशन में चले जाते हैं, मार्क्स कम आए डिप्रेशन में चले गए, गर्लफ्रेंड छोड़ दी डिप्रेशन में चले गए, किसी लड़की ने मना कर दिया या लड़के ने मना करेक्ट। कर दिया तो नशे काट ले रहे हैं। तो ये किस दौर में जा रहा है हमारा ये समाज? और इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? Well, somehow I too face this, situation. I don't reveal, things कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था। बट yes, देखो हर एक की लाइफ में ये मोड़ आता है। किसी भी वजह से जो है ना, इंसान डिप्रेस हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ना उस टाइम पे ना लोगों से मिलना चाहिए, उससे बात करना चाहिए। रीज़न कुछ भी हो सकता है, सबके माइंडसेट अलग होते हैं। जैसे सपोज़ अगर मान लो मेरा ब्रेकअप हुआ, मुझे वो चीज़ें बहुत हैम्पर नहीं कर रही है, बट मेरे मार्क्स कम आए, तो मेरे लिए वो डिप्रेशन का रीज़न हो सकता है। तो रीज़न अलग है लोगों का, बट कंटेंट जो है ना वो है कि आपका मेंटल हेल्थ खराब करना। तो सबसे अच्छी चीज़ है इसके लिए मेडिटेशन, एंड मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन एवर हर चीज़ के लिए। आपको शांत में बैठ के एनालाइज़ करना चाहिए। मेडिटेशन क्या है? लाइक एनालाइज़ करना ही तो है कि आप क्या कर रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है, आपका इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें लॉस क्या है। तो जब आप इन चीज़ों पे काम करने लग जाओगे, लोगों से बात करो ना कि अकेले तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए कभी भी। तो कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो या आपको लग रहा है कि मुझे डिप्रेशन होगा या मुझे ये चीज़ें बहुत बुरी लगी है, टॉक टू पीपल। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर बात करने के लिए। कोई नहीं है तो यार इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ लोगों से बात करो। अपनी दिल की बात निकालो। जब आप बाहर निकाल दोगे ना, तो वो अंदर रहेगा ही नहीं और अंदर नहीं रहेगा तो डिप्रेशन का कोई रीज़न नहीं रहेगा। सो हमेशा जो है ना, आप लोगों से बात करो प्रॉब्लम्स के बारे में। ओके। आप जैसे बता रहे हैं कि लोगों से बात करना चाहिए। आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करने को अवॉइड करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है या तो उनके घर का माहौल ऐसा होता है कि वो अपने पिता से या माँ से बात करने में डरते हैं। तो उन अभिभावकों को, पेरेंट्स को आपकी तरफ से क्या संदेश है? इसका जो है कारण मैं पेरेंट्स को ही देना चाहूँगा। कहीं न कहीं पेरेंट्स ही हैं जो अपने बच्चों को इतना कंफर्टेबल नहीं कर पाते कि वो उनसे जाकर के बात करें। बच्चे तो हैं ही फिर अगर उनको जहाँ एप्रिशिएशन नहीं मिलेगा वो वहाँ से चले जाते हैं। छोटी-सी बात याद है लाइक बचपन में एकदम छोटे थे, हम स्कूल से घर जाते थे तो पेरेंट्स को सब बताते आज ये हुआ, आज ये मैडम ने ये बताया, उसने मेरी कटर ले ली, उसने मेरी पेंसिल ले ली, ये कर ली, वो कर ली। हमें सुन के बहुत अच्छा लगता था एज़ अ पेरेंट्स। फिर थोड़े बड़े हुए, फिर जब आके हम बताने लग रहे हैं, तब पेरेंट्स को लगता था हाँ, बेटा बाद में, अभी मैं काम कर रही हूँ, अभी बेटा बाद में। तो जब आप वहाँ से आपने उनको रोकना स्टार्ट कर दिया ना, तो वहाँ ही जो है ना चीज़ें बिगड़ गई। फिर कभी अगर आप कोई बच्चा जाके अपने पेरेंट्स को बता दिया कि आज मुझे उसने प्रपोज़ किया या उसने बताया कि आज मुझे वो लड़का अच्छा लगता है, ये लो लड़की अच्छी लगती है। वहाँ पर से पेरेंट्स जो है गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। दिए थप्पड़ उसको। वहाँ से बच्चा उनको चीज़ें बताना छोड़ देता है। उन्हें लगता है कि नहीं ये चीज़ें गलत है, अगर दोबारा वो करेगा देखो बच्चे जो है ना चीज़ें करना नहीं छोड़ेंगे, वो आपको बताना छोड़ देंगे। तो हमेशा पेरेंट्स को ना एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको बैठ के समझाना चाहिए चीज़ों को, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो आज के पेरेंट्स के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चों से ज़्यादा मैं पेरेंट्स को इस चीज़ पे बोलना चाहूँगा कि आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है कि आपको अपने बच्चों से खुद से इनिशिएटिव लेकर बात करना है। बहुत एक कॉमन सा एक फैक्टर आज की डेट में, आज नहीं कई सालों से हम देख रहे हैं, मैं भी इसको फेस किया हूँ, आप भी फेस किए होंगे। हमारे पेरेंट्स अक्सर दूसरों से कंपेयर करते हैं बच्चों को, जी, जो कि पड़ोस का बच्चा ये परसेंट लाया, पड़ोस का बच्चा वो अचीव कर लिया और हमारे बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है उन्होंने देखना छोड़ दिया। छोड़ दिया। पहला एस्पेक्ट क्वेश्चन ये है। दूसरा, एक और इसका दूसरा पहलू ये है कि बच्चा बनना चाहता था एक सिंगर या एक डांसर या फिर व्हाटएवर कुछ भी बनना जी, चाहता था और पेरेंट्स ने उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बोल दिया बेटा तेरे को बनना तो इंजीनियरिंग इंजीनियर ही कर है लो, या हाँ। डॉक्टर ही है या सीए है। तो इस बारे में आपको क्या बोलना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को सिर्फ़ एक रोबोटिक ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करते हैं? ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ये बहुत करीब है मेरे और मैंने खुद ये पर्सनली फ़ील किया है। मुझे स्टार्टिंग से ही आर्टिस्टिक फ़ील्ड पे जाना था और मेरे घर वालों को डॉक्टर एमबीए करवाना था मेरे डैडी को एंड अभी भी मुझे नहीं लगता कि मेरे पापा उतना एप्रिशिएट करते हैं मेरे इस वर्क को। लाइक पूरा छत्तीसगढ़ एप्रिशिएट करता है। बट इट्स अ ब्रिटल ट्रूथ कि मेरे पापा को अभी भी चीज़ें पसंद नहीं आती है। हाँ, अभी वो सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं नींद पूरी लिया करो, काम करते हो तो ज़्यादा इतना काम मत करो कि
रेस्ट ना मिले, ये सारी चीज़ें नाउ दे स्टार्टेड सेइंग। बट अगर मैं एकदम ऑनेस्ट बात करूँ ना, तो अभी भी वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ गई थी इस चीज़ों में, बहुत ज़्यादा मतलब हमारी जो पान मसाले की शॉप है, तो मैंने कम से कम 8 बार, 10 बार स्विच किया है। वहाँ बैठ के फिर कोरियोग्राफ़ी किया, फिर कोरियोग्राफ़ी ड्रॉप किया, फिर मैंने शॉप जॉइन किया, फिर शॉप ड्रॉप करके फिर एंकरिंग जॉइन किया। तो ये स्विच करता रहा, मतलब कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर आपके अंदर है ना, तो कोई नहीं निकाल सकता वो। ऊपर से अगर लिख कर आया हुआ है ना कि आप आर्टिस्ट बनोगे, तो आप बनोगे। हाँ, अपने अंदर का जो फायर है, वो कम मत होने देना किसी के बोलने से या किसी करने से। ये भी सही है कि आप अगर किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हो, तो वो जस्टिफाई होना चाहिए। आप उसके कैपेबल हो, इसलिए आप उस पे फाइट कर रहे हो। नहीं तो कई बार लोग गलत डिसीज़न ले लेते हैं, उनको बनना कुछ और है, वो किसी को देख कर के वो कुछ बन रहे हैं, तो वो सही नहीं है। आपके अंदर वो चीज़ें हैं, आपका जज़्बा है आपके ड्रीम को पूरा करने का, तो आप लड़ लो, पेरेंट्स से भी लड़ लो यार, कुछ नहीं होता। मैंने लड़ा है। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हम बच्चों को या क्या आपको नहीं लगता कि वो सिर्फ़ नौकरशाही की तरफ जा रहा है कि लोगों को एम्प्लॉयी बनाने के लिए बनाए रह रहे हैं लोग? नौकर पैदा कर रहे जा हैं। तो रहा है, ये इसमें तो कोई बिल्कुल भी गलत नहीं है। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है स्टूडेंट जो हैं वो समझदार भी हैं, साइमल्टेनियसली वो ये भी समझ रहे हैं कि उनको क्या करना है और ये चीज़ बहुत अच्छी है। जैसे मैं मीडिया लाइन की बात करूँ, आप लोग इतने इतना एकजुट होकर काम कर रहे हैं, चीज़ों को सामने ट्रांसपेरेंट रखते हैं, जिससे कि हर किसी का विज़न क्लियर हो जाता है कि उसको चाहिए क्या, उसको करना क्या है और क्या चल रहा है उसकी लाइफ़ में। तो जैसे इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक अगर हम इसके गुड वाइब्स देखें, तो कहीं न कहीं ये सब इतना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं मार्केट में, जिससे कि हमें क्लैरिटी मिलती है अपनी लाइफ़ में कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। डेफ़िनिटली मैंने भी एमबीए किया हुआ है। एमबीए करके मैं एज़ एन एंकर अभी काम कर रहा हूँ, एज़ अ बैंड मेंबर, एज़ अ वोकलिस्ट काम कर रहा हूँ। पर ठीक है, एजुकेशन भी ज़रूरी है, बट एमबीए मैं नहीं भी करता तो भी मैं ये कर लेता था। बट कहीं न कहीं आप कुछ भी पढ़ोगे ना, कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। और पढ़ने वाली चीज़ ऐसी है, सीखने की चीज़ ऐसी है कि मैं अभी भी बुक्स पढ़ता हूँ, अभी भी सीखता हूँ, तो सीखने की कोई भी उम्र नहीं है। आप बताइए कि अगर आप एमबीए करके नौकरी कर रहे होते, तो क्या आप सैटिस्फाइड होते अपनी बिल्कुल भी ज़िंदगी नहीं, में? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक रोबोटिक ज़िंदगी जी रहा होता, अपनी ज़िंदगी काट रहा होता। अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरा ऑप्शन ये होता कि मैं वो भी कर रहा होता और अपना जो मेरा मन है एंकरिंग करने का या आर्टिस्टिक फील्ड पे कुछ काम करने का, मैं वो डेफ़िनिटली कर रहा होता। अगर ऐसी कोई मजबूरी होती जहाँ पर मुझे एमबीए करना ही पड़ता, तो मैं वो करते-करते मैं अपनी ज़िंदगी का जो फन है, मैं वो बिल्कुल भी खत्म नहीं करता। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं एक चीज़ों के लिए दूसरी चीज़ को सैक्रिफाइस करूँ। बीइंग सेल्फिश फॉर योरसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आप एक छोटी-सी बात है, अगर आप खुश हैं ना, तो ही आप लोगों को खुश रख पाएँगे, नहीं तो नहीं रख पाएँगे। और आपकी खुशी किसमें है, आपको वो देखना ज़रूरी है। इसीलिए खुद खुश रहो, इसलिए आप दूसरों को खुश रख पाओगे। आप है एंटरटेनमेंट फ़ील्ड में, राइट। यहाँ पे लोगों से इंटरैक्शन आपका बहुत कॉमन सा एक चीज़ है इंटरैक्शन। जी, यहाँ पे आपको ऑपोज़िट सेक्स से साथ भी काम करना है, सेम सेक्स के साथ भी काम करना है और आजकल अक्सर ये देखा जाता है कि आप ऐसे मैरिड पर्सन आपकी जो बेटर हाल्फ है, वो आप पे शक नहीं करती कि आप फीमेल एंकर्स के साथ, फीमेल सेलिब्रिटीज़ के साथ आप काम कर रहे हो और कोई एक शक का एक बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है, इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ एंड आई वांट टू बी द लकी वन टिल माय एंड कि इन चीज़ों में सिमरन इज़ वेरी क्लियर, उसका विज़न बहुत क्लियर है। उसको पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने बताया है सारी चीज़ें वो प्लान करती है। कौन से इवेंट्स मुझे लेने हैं, नहीं लेने हैं, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। ये मेरी फ्रैटर्निटी में मैंने देखा है काफ़ी लोगों के साथ ये दिक्कत जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके कारण आप हैं, आपके पार्टनर नहीं है। आप अपने पार्टनर को इतना फ्री कर दो, इतनी उस चीज़ों से जेल अलोंग करो कि वो इनसिक्योरिटी की गुंजाइश ही ना हो। आज मैं अगर मेरी वाइफ़ को नहीं बताऊँगा कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ रुक रहा हूँ, कहाँ क्या काम कर रहा हूँ, तब तक उसे पता कैसे चलेगा? उसे पता नहीं चलेगा ना। और अगर उसे पता नहीं चलेगा तो वो 10 थॉट अपने दिमाग में क्रिएट करेगी कि ये यहाँ भी जा सकते हैं, ये मेरे से झूठ भी बोल सकते हैं, मेरे से ये भी कर सकते हैं। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कंफर्टेबल होके फ्री होकर के सारी चीज़ें बताओ। आपको किसी ने कुछ बोला, अप्रोचेज़ भी अगर आ रहे हैं, तो वो भी आप उनसे फ्री होकर के बताओ। इतना कंफर्टेबल कर दो अपने पार्टनर को। एक रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो या लिव इन हो, दिखता नहीं है वो चीज़ है विश्वास। लोगों के बीच में वो विश्वास नहीं दिखता। लोग एक-दूसरे से खुल के बात नहीं कर पाते हैं। जी। लोग एक-दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं।
तो आपका रिलेशनशिप अपने बेटर हाल्फ के साथ कैसा है? हमारे रिलेशन को बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग एंड टच वुड चीज़ें ऐसी ही रहे। मैंने बताया जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि मैं चीज़ें उनसे शेयर करता हूँ, हर चीज़ें मैं उनसे बताता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे सारे फ्रेंड्स से मैं उनको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मिलाता हूँ, पार्टीज़ में मैं खुद लेकर जाता हूँ, ताकि उनको हर चीज़ में वो कंफर्टेबल रहे। कल को अगर कोई आकर मुझे हग करे, लाइक हमारी फ्रेटर्निटी में हग करना, गाल पे किस करना इज़ अ वेरी कॉमन, ठीक है? आपको कोई लड़की, लड़का आराम से आके आपके साथ जेल अलोंग हो सकता है। वो चीज़ें इतनी कॉमन है, उसको देखकर वो वियर्ड फील ना करे। क्योंकि आप ऐसी इंडस्ट्री पे हो, ऐसे फील्ड पे हो जहाँ पर ये चीज़ें कॉमन है, तो वो चीज़ें उनको समझना होगा। और रही बात रिलेशनशिप की तो एक से बिल्कुल भी नहीं चलता है रिलेशनशिप। जितना वो एफर्ट लगाती हैं, उतना आपको भी लगाना पड़ेगा। मुझे अगर आधा दिन का भी समय मिलता है, तो मैं आधा दिन के लिए घर जाता हूँ। मैं मेरे घर पे रहता हूँ, उसके बने हुए हाथ का खाना खाता हूँ और मैं स्पेशली बोल कर जाता हूँ कि मुझे ये खाना है, मुझे बना के रखना। मैं बाहर खा सकता हूँ, मेरा पेट भरा भी रहता है, मैं नहीं भी पर मुझे ज़बरदस्ती मुझे 1 रोटी खानी होती है, मैं उनको बोलता हूँ, ताकि मैं उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटाना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि अगर वो खुद मेरे लिए करेंगी ना, तो वो खुद उनको अच्छा लगेगा कि देखो मैंने इनके लिए ये किया। तो कहीं न कहीं आप भी मौका दें उन्हें, अब प्यार करने का मौका दें, आगे बढ़ने का मौका दें। तो इसी तरीके से दोनों जब चलाएँगे तो आराम से चलेगा और छोटे-मोटे नोक-झोंक तो होते ही रहते हैं, वो तो फिर वो होना भी चाहिए, नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं है लाइफ़ का। रिलेशनशिप के बारे में आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि खास करके कि लोग शादी कर लेते हैं, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, लिव इन, वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। वो फॉर अ शॉर्ट टर्म, जैसे यूएस का कल्चर था, वैसा कल्चर हो रहा है कि शादी को 6 महीने नहीं हुए, 3 महीने नहीं हुए, कई केसेस ऐसे जो 1 दिन में डाइवोर्स तक की बात पहुँच जाती है, राइट, शादीशुदा लाइफ में, करेक्ट, भले वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। पहले ज़माने में कहा जाता था कि अरेंज मैरेजेस बहुत लंबे चलते थे और लव मैरेजेस ब्रेक होते थे। आज के समय में अगर अपन देखेंगे तो दोनों चीज़ें आज ब्रेकअप होना है तो हो ही रहा है। तो इसका मेन कारण आपको क्या लगता है? और दूसरा चीज़ कि आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोगों को क्या संदेश देंगे इस बारे में? वेल इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन और मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी बहुत करंट अफेयर चल रहा है मार्केट में और हमारे आस-पास की निजी ज़िंदगी में हम लोगों को देख रहे हैं कि वो रिलेशनशिप में फेल हो जा रहे हैं। कहीं न कहीं इसके कारण हम खुद हैं। सबसे बड़ा रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि टाइम, 2-3 एस्पेक्ट पे हम बात कर सकते हैं। आपको प्रॉपर टाइम देना चाहिए अपने रिलेशन को। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, आप उसको एनालाइज़ करो, आप टाइम दो। दूसरा चीज़ बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ पास्ट एक्सपीरियंस को कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं। तो उसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती है। सपोज़ आप होली खेले, होली में आपको ग्रीन कलर आपका लगा हुआ है। जब तक आप वो ग्रीन कलर नहीं लगाएँगे, आपके ऊपर दूसरा कलर लगेगा ही नहीं। तो आपको पहले वो कलर हटाना पड़ेगा तब आप दूसरा कलर अप्लाई आज के ज़माने में रिश्ते बहुत छोटे हो गए हैं। शायद हम कपड़ों को भी इतनी जल्दी नहीं बदलते जितना रिश्तों को बदलते हैं। राइट, लोगों को क्या नसीहत देंगे बीइंग अ वेरी गुड हस्बैंड, अ गुड फादर, अ गुड फ्रेंड, अ गुड मेंटर, आप गुड लोगों को सन। क्या, हाँ, ए गुड सन ऑल्सो, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वेल मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत से एस्पेक्ट पे काम किया जाता है उसपे और जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, जहाँ पे लॉयल्टी, ट्रस्ट और कंफर्टेबल कराने की बात आती है। तो वो तो मैंने ऑलरेडी बताया बट और पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन भी हमने डिस्कस कर लिया। बात आती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की या आपके अफेयर्स की, आपके लिविंग रिलेशंस की, तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी रिसेंट काफ़ी ऐसे केसेस हम सुनते हैं, ब्रेकअप्स हो गए तो लोग कुछ लोग तुरंत मूव ऑन कर लेते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। रिलेशन ना चलने के ना 2-3 रीज़न्स हो सकते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जैसे मैंने आस-पास देखा है। एक तो टाइम का इश्यू होता है, अगर आप अपने पार्टनर को सही टाइम नहीं दे रहे हैं, सही से, तो ये एक रीज़न होता है। तो मुझे ऐसा लगता है टाइम आपको देना चाहिए। कोई भी पार्टनर ये नहीं चाहता कि आप दिन भर 24 घंटे उससे बात करें। बट अगर आप अपने बिज़ी शेड्यूल में भी एक कॉल करके पूछ लेते हैं ना कि आपने खाना खा लिया क्या? या आपका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? दैट इज़ फाइन क्योंकि और ये चीज़ बहुत गलत है कि प्यार में एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। ये मैं कभी भी नहीं मानता, बड़े-बड़े लोग बोलते हैं। बट अगर आप सच्चे दिल से प्यार कर रहे हैं किसी से तो आपको एक्सपेक्टेशंस होगी ही होगी और अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होगी तो यू विल फील हर्ट। तो इसीलिए ये पार्टनर को पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप
अपने बिजी शेड्यूल से एक बार टाइम निकाल के कॉल कर लें, पूछ लें, हालचाल पूछ लें, दैट्स इट। इतना ही चाहिए रहता है एक पार्टनर को, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए रहता। दूसरी चीज, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ पुराने रिलेशन को कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे होते हैं। हरे रंग के ऊपर अगर आप लाल रंग लगाएंगे तो क्या होगा? लाल नहीं दिखेगा, वो काला दिखेगा। अगर आप, वही चीज मैं बता रहा हूं कि आपने होली खेला है और आपके ऊपर ग्रीन कलर लगा हुआ है, आप रेड लगा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि रेड आएगा, रेड नहीं आएगा, वो ब्लैक आएगा और इसका कॉन्सिक्वेंस निकलेगा। तो आपका अगर पुराना एक्सपीरियंस कुछ खराब रहा है, आपका पुराना रिलेशन किसी भी रीजन से खराब रहा है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड मत करो ना, आप नए पार्टनर के साथ में नए सिरे से स्टार्ट करो। आप उसको उसी उसी तराजू पे रख के तौल रहे हो, तो विच इज नॉट राइट। आप अगर वैसे ही कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आप कभी भी जिंदगी में नए रिलेशंस के साथ नई चीजें एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। आप एक हमेशा शक के दायरे पे रहोगे कि आपको लास्ट टाइम चीटिंग मिला था, इस बार भी मिलेगा। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है कि आपको नए लोगों के साथ अगर आप कनेक्ट हो रहे हो, नई चीजों से, नए दौर से और नई खुशियों के साथ आप स्टार्ट करो, तो ये आप हमेशा काम करेगा। दैट्स इट। लोग आज किसी भी परिवेश में अगर हम देखें, तो लोग अपने मकसद को भूल चुके हैं, अपनी ज़िंदगी के एम को भूल चुके करेक्ट। हैं। उनको करना क्या था और कर क्या रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर दिखता है। और यही एक मेन कारण जो मुझे लगता है कि फेलियर्स के या फिर इम्प्रॉपर एक लाइफ़स्टाइल का या फिर डिप्रेशन का। करेक्ट। आपको क्या लगता है इस बारे में? सर, ये बात काफी सही है। और देखो, एक चीज, ये दो रीजन से होते हैं। एक होता है कनेक्टिंग डॉट्स, जो जो मेरी लाइफ को चेंज किया है। आपको खुद पता नहीं होता कि आपको लाइफ में क्या करना है, और आप जो है चीजों को फॉलो करते जाते हैं और आपको अचीव कर लेते हैं। हाँ, आप पैशनेट हो, हार्ड वर्कर हो, आप आप शिद्दत से चीजों को लेते हो, रिलेशंस अच्छे से निभाते हो, लॉयल हो, अपनी चीजों का ख्याल रखते हो, दूसरों का ख्याल रखते हो, तो आप किसी भी एस्पेक्ट पे आप ऊपर जाना चाहोगे, आप जाओगे। जैसे ये सारी चीजें मैं फॉलो करता था, तो मुझे जो है काम आया मेरा कनेक्टिंग डॉट्स। मुझे एक कोरियोग्राफर का मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर बना, वहां से मुझे एक एंकरिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, वहां से मैं एक पार्टनर के साथ अपना इवेंट स्टार्ट किया, वहां से फिर मैंने बैंड स्टार्ट किया। तो ऐसे करते करते मेरी जो कनेक्टिंग डॉट्स की स्टोरी थी, वो जर्नी रही। अगर दूसरा हम बात करें, तो आपका जो विजन है, आपकी जो क्लैरिटी है कि आपको करना क्या है, वो हमेशा हमेशा जो है ना, आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब आप, एक टू डू लिस्ट होता है, सबके फोन में होता है, वो हमेशा कैरी करनी चाहिए आपको। रात को सोने से पहले आपको कल का प्लान अगर आप बना रहे हो, तो आपका सक्सेस कहीं भी नहीं है। मतलब लाइक वो आपके पास ही आपको बैठा हुआ है सक्सेस, बस आपको टाइम आने पे मिल जाएगा। मेरी खुद की ये आदत है कि मैं, कल मुझे क्या करना है वो मैं आज सोच कर सोता हूँ ना, तो मेरी कल के जो रूटीन होता है, जो मेरा डे आउट प्लान होता है, वो ऑटोमेटिक मैं उस फ्लो पे जाता हूँ। तो हमेशा जो है आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी प्लानिंग किस तरीके से करें। तो मुझे लगता है ये टू डू लिस्ट वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक बैंड भी है, जो जी। अभी आज के दिन युवाओं के बीच में बहुत चर्चा में है। राइट। आप अपने बैंड के बारे में कुछ बताएँगे? यस, इट्स अतरंगी बैंड, अतरंगी द डीजे बेस बैंड। मतलब प्राउडली मैं बोलता हूँ इस चीज़ को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मैं नाम सुनता हूँ और बोलता हूँ, तो मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो यस, अतरंगी बैंड है। कॉन्सेप्ट बहुत नया है, फॉरेन कॉन्सेप्ट है जो हम लेकर आए हैं, और बहुत जल्दी हमने चीज़ें अचीव कर ली है। बट बिहाइंड द सीन किसी को भी नहीं पता है। पूरे लॉकडाउन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, ये किसी को भी नहीं पता है। सबको सिर्फ ये लगता है कि ये लोग मार्केट में आए और सीधा ऊपर चले गए। तो बॉस, लेट मी टेल यू, हर कामयाब चीज़ों के पीछे बहुत मेहनत लगती है, और हमने पूरा लॉकडाउन यूटिलाइज़ किया है। आपके बैंड में कितने लोग हैं और सर, कौन-कौन, वी आर क्या-क्या 7 है? पीपल इन द बैंड। 7 7 लोग हैं, पीपल्स। हाँ। और इंस्ट्रूमेंट कौन-कौन, क्या-क्या हाँ, इंस्ट्रूमेंट या बजाते हैं? डीजे हेमंत रॉक है जो डीजे प्ले करते हैं। उत्तम देवांगन जी हैं जो अल्टीमेट वॉयलिन प्लेयर हैं। ढोल प्लेयर राहुल है, बहुत गज़ब का आर्टिस्ट है, बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ किया हुआ है। ड्रमर बहुत अच्छा है, एंड ही इज़ अ इलेक्ट्रीशियन टू। वो मैकेनिकल इंजीनियर है और वो इलेक्ट्रीशियन भी है, और हमारे साथ ड्रम भी प्ले करता है, काफ़ी माइंडेड है। रेस्ट राहुल एंड हर्षा, दे बोथ आर अमेजिंग सिंगर। बस ऐसा लगता है कि उनके साथ बैठ के गाना गुनगुनाते रहो, सुनते रहो। तो और मैं एक एक वोकलिस्ट या एंटरटेनर बोलो, तो ऐसे मिलके हम 7 लोग हैं हमारे बैंड में। छत्तीसगढ़ में बैंड का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। लाइक जी, कंपैरेटिवली बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, वहाँ आए दिन कोई ना कोई कॉन्सर्ट होते होते रहता है। रहते हैं, राइट।
भिलाई या फिर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, तो यहाँ पे लोगों को वो ट्रेंड या कल्चर के बारे में जानकारी नहीं है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बैंड का क्या स्कोप रहेगा? अगर देखो डीजे बेस्ड बैंड वो डेफिनिटली नया कॉन्सेप्ट है, ऑलमोस्ट 2-3 साल हुए हैं मार्केट में आए उसको। उससे पहले अगर मैं लाइव बैंड की बात करूँ, तो वो तो काफ़ी सालों से चला आ रहा है। सिंगर्स आते हैं, म्यूजिशियंस के साथ गाना गाते हैं। इसमें भी है सिंगर्स वो डीजे बेस के साथ करते हैं। चीज़ वही है, फ्लेवर अलग है। होता है ना कई बार हम मैगी खाते हैं तो मैगी, मैगी ही होती है। आप उसको तड़का मैगी ले लो, प्लेन मैगी ले लो या जो भी आपको जैसा आपको फ्लेवर चाहिए, तो बस वही है। तो अभी लोगों को फ्लेवर थोड़ा स्पाइसी चाहिए। स्पाइसी चाहिए तो फिर थोड़ा डीजे बेस के साथ जाना है और डीजे बेस के साथ जाना है तो पहला नाम अतरंगी है। तो मुझे लगता है टाइम के साथ-साथ हमें भी अपने आप को ग्रूम करना है, हमें भी अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो जब आप समय के हिसाब से चलेंगे ना, तो आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, आप हमेशा ऊपर रहेंगे। अतरंग, ये वर्ड आपको कहाँ से मिला और इसका मतलब क्या है? अतरंगी जो वर्ड है ये अतरंगी मीन्स कुछ उटपटांग सा, कुछ यूनिक सा, कुछ फनी सा, जो व्हिच इज़ नॉट कॉमन, जो वो है अतरंगी। तो ये राहुल, हेमंत, मैं हम सबने मिलके डिसाइड किया नाम जब डीजे जो हमारे हेमंत है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेकर के सबके पास आए थे कि ऐसा-ऐसा हमें करना है और धीरे-धीरे, धीरे लोग जुड़ते गए और नाउ वी आर 7 पीपल और हम एक फैमिली की तरह ही हैं, जो एक-दूसरे का ख़्याल रखते हैं, एक-दूसरे को डाँटते भी हैं और मैं जो है हमेशा जो है कोशिश रखता हूँ कि सब लोग साथ रहें, अच्छे से रहें। समहाउ आई एम लीडिंग लाइक बैंड तो कहीं न कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि किसी भी चीज़ों से या किसी भी वजह से बैंड टूटना नहीं चाहिए या चीज़ें मेंटेन रहनी चाहिए। आपको बैंड के बारे में अगर बताऊँ तो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में बैंड ये जो कॉन्सेप्ट है बैंड वाला जी। या डीजे बैंड या व्हाटएवर बैंड जो चलता है, रॉक बैंड्स होते हैं, जी, जी। इसका फ्यूचर कहाँ दिख रहा है आपको? सर फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ कि आगे मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे साथ हमेशा ये लक बाय चांस रहा है कि जो कनेक्टिंग डॉट्स मैंने बताए थे, मैं उस चीज़ पे फ़ॉलो करता हूँ। स्पिरिचुअलिटी को कहीं न कहीं मैं मानता हूँ। तो रास्ते ना आपको मिलते जाएँगे। हाँ, आपको निस्वार्थ भाव काम करना है, मेहनत करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अच्छे से निभानी है, लोगों को खुश रखना है, खुद खुश रहना है, फैमिलीज़ के साथ अच्छे से रहना है। अगर आप ये सब चीज़ें अच्छे से करेंगे ना तो समहाउ आप ऑटोमैटिकली अपने गोल की तरफ जाते जाएँगे। एक श्री श्री रविशंकर जी ने बहुत प्यारी बात कही थी, जैसे मोती की माला होती है, तो अगर आपको माला उठानी है, तो आपको पूरे माला उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक मोती भी उठाएँगे ना, तो वो माला अपने आप उठ जाएगा। तो सेम ऐज़ लाइक अगर आप ये सारी चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हो, तो आप किसी भी एक चीज़ को फ़ॉलो करो। लाइक आप एकदम अच्छे से काम कर रहे हो ना, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें अपने आप लाइन्ड अप होते जाएँगी। तो ये कहीं न कहीं मैं फ़ॉलो करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आगे फ्यूचर में हो सकता है इसका ये बंद भी हो जाए, लोगों को समझ में ना आए, फिर कुछ नया होगा, कुछ नया ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो कुछ नया क्रिएट करेंगे। दैट्स इट रुकेंगे नहीं पर, ये तो डन है। आप अपने अतरंगी बैंड को लेकर मेट्रोस में जाना चाहेंगे या मेट्रोस में परफ़ॉर्म किया है आपने पहले कभी? मेट्रोज़ में हमने किया है परफ़ॉर्म और मैं उनको इंटरनेशनल ले जाना चाह रहा हूँ और मेरा विज़न यही है कि मुझे एक बार लाइफ़ में इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे अतरंगी परफ़ॉर्म करना है। मतलब ये मुझे करना ही और ये किए बिना मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। दर्शकों को हम इस वीडियो के बाद इनके बैंड के कुछ परफ़ॉर्मेंस आपको दिखाएँगे और इनके यूट्यूब, इंस्टाग्राम लिंक के बारे में भी हम जानकारी देंगे। अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब और जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं, वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, ताकि वो डेफ़िनिटली। आपको फ़ॉलो कर सकें और आपके काम को देख सकें। थैंक यू सो मच आप लोगों का जो इतना प्यारा समय निकाल करके और अपने बिज़ी शेड्यूल से मेरे लिए भी समय निकाला और हम ऐसे बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे और लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा और भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। बट आपके जो क्वेश्चन्स थे वो मुझे मेरे बचपन से लेकर के 55 तक की जर्नी को सामने रख दिया और ऐसे जर्नलिस्ट जब हमारे साथ हो तो फिर बात ही क्या हो फिर। बात करते हैं मेरी आईडी की तो अतरंगी द बैंड इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएगा। एंकर अमन साहू इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएँगे और आप जो है मेरा वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं atrangiaman.in तो और वहाँ से अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बात करनी है, कुछ मुझे लाइफ़ के बारे में पूछना है, कुछ अचीव करना है या कहीं भी आप स्टक हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप घबराइए मत। आप जस्ट एक मैसेज करेंगे या एक कॉल करेंगे ना, आई एम जस्ट कॉल अवे। तो मैं डेफ़िनेटली अगर मैं बिज़ी भी रहूँगा, तो मैं जभी भी फ्री रहूँगा, आपको रिवर्ट ज़रूर करूँगा। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टे ट्यून्ड विथ अस
और दैट्स इट, मैं यही हूँ। इट वाज़ अ वंडरफुल टाइम विद मिस्टर अमन। हम इस एक यादगार पल को अमन जी के साथ आपको दिखाने का मौका मिला हमें, एंड एज़ ए मीडिया पर्सन वी फील वेरी लकी कि हम आपके साथ एक इंटरव्यू करने का हमें मौका मिला। थैंक्स अ लॉट अमन जी। कैमरामैन जसमीत और एंकर प्राची के साथ ओजस धर्मपालन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज योर होस्ट एंकर रमन एंड यस, मैं हूँ दुर्ग भिलाई में और वार्ता 24 इंस्पायरिंग भिलाई के साथ मेरा जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी चटपटे सवाल उन्होंने पूछे और मैं भी कुछ कम नहीं था ना, बहुत अच्छे-अच्छे आंसर्स दिया हूँ। तो अगर आपको वो सारे सवाल और जवाब देखने हैं तो जल्दी से जाइए और वीडियो सर्च करें और वीडियो की डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएँगी। और मुझे ऐसा लगता है मैनी कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना अच्छा चैनल आप लोग चला रहे हैं जिसमें प्यारी-प्यारी चीज़ें, प्यारे-प्यारे क्वेश्चन्स आप ऐसे पूछे ना, तो ये जनरली मैं इंटरव्यूज़ में नहीं देख पाता। और जिस तरीके से सर ने क्वेश्चन पूछा, पूरी टीम ने जो उनका जो जेस्चर था मेरे लिए और मेरे बैंड के लिए, वो बहुत ही अच्छा था। बेस्ट विशेस अ, वार्ता 24 और इंस्पायरिंग भिलाई के लिए। दैट्स इट, थैंक यू एंड फुल वीडियो देखना ना भूलें, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।